नमस्कार। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। आज के क्लासेस में आपको मिलने जा रहा है ग्राम संगठन की संकल्पना की एक पूरी वीडियो। और आज के क्लासेस में हम समझेंगे ग्राम संगठन क्यों, ग्राम संगठन का निर्माण कैसे होता है, ग्राम संगठन में जीवी क्या होता है, जीवी का एजेंडा क्या होता है, एचआरएफ क्या होता है, एफएसएफ क्या होता है, वीआरएफ क्या होता है। इन चीजों को आज हम समझेंगे। इसकी सदस्यता ग्राम संगठन की कैसे ली जाती है, इस पूरे प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा इंफॉर्मेशन है आपको आपके जीविका की तैयारी में सहयोग प्रदान करेगा। लास्ट टाइम जो एक मेरा वीडियो एसएचजी कॉन्सेप्ट पे जो गया उसको लगभग 22,000 लोगों ने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग जीविका की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको इंफॉर्मेशन मिल सके, समझ सके, जान सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं ग्राम संगठन क्यों। और ये मैं दावा करता हूं कि ये आपको आपके जीविका की तैयारी में बहुत ज्यादा सहयोगी होगा। मैंने पहले भी बोला है कि 20 अंकों का प्रश्न आपको जीविका से आने जा रहा है। इस 20 अंकों के प्रश्न में एसएचजी कॉन्सेप्ट, वीओ कॉन्सेप्ट, सीएलएफ कॉन्सेप्ट, मोबिलाइजेशन, जो कि मैंने पूर्व में सारा सिलेबस आपका समझाया है, वहां सिलेबस आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 9-10 टॉपिक है आपको फिनांस, इसके फिनेंशियल सेक्टर को लेके, क्योंकि जीविका में कई थीम पे काम होता है। हर थीम को आपको यहां जानना और समझना होगा। और हर थीम को जब मैं देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो लगभग 30 से 35 वीडियो मिनिमम बनने की संभावनाएं हमको लग रही थी। जो मैंने एक सिलेबस को छाटा था तो उसके हिसाब से लगभग 39 वीडियो का मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि 39 वीडियो लगभग इस पे बनेंगे। तो चूंकि वीडियो बड़ा बना रहे थे तो कमेगा भी, कमने के बाद भी कम से कम 20 से 25 वीडियो तो पक्का आपको देखना होगा इसको। और वो सारी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करूंगा यूट्यूब पे लाइव और या रिकॉर्डेड, दोनों आपको मिल जाएगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि हर दिन को 1-2 वीडियो मैं देते रहूं ताकि आपकी तैयारी, अब क्योंकि अब आप बिल्कुल ही तैयार, एग्जाम के निकट आने जा रहे हैं। नवंबर महीना स्टार्ट हुआ है और एग्जाम भी जल्द ही ले लिया जाएगा मेरे समझ से। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए हम लोग आते हैं ग्राम संगठन क्यों, ग्राम संगठन की संकल्पना पे। तो पहले हम लोग समझते हैं ग्राम संगठन क्यों। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के लिए हम लोग जीविका के मूल में जाते हैं। मूल का मतलब क्या हुआ? जड़। आखिर जीविका का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? सामुदायिक संगठनों की संरचना करके, सामुदायिक संगठनों की संरचना करके सामुदायिक संगठनों की संरचना कर गरीबी उन्मूलन पे काम करना। गरीबी उन्मूलन पर काम करना। चलिए ये जीविका का मूल है, यानी गरीबी का उन्मूलन कैसे करना है? सामुदायिक संगठन की संरचना करके। सामुदायिक संगठनों की संरचना का प्रथम स्टेप था एसएचजी, स्वयं सहायता समूह, जिसकी संकल्पना का वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। चलिए अब आते हैं उसी का सेकंड स्टेप क्या है? ग्राम संगठन। वो जो सामुदायिक संगठन जो बनेगा, सीबीओ जो बनेंगे, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बनेंगे, वो क्या होगा? एसएचजी, वीओ और सीएलएफ, ये 3 बेसिक सीबीओज रहेंगे। और उसमें सेकंड स्टेप क्या हो गया? ग्राम संगठन। तो आपको समझ में आ गया कि सामुदायिक संगठन की संरचना कर गरीबी उन्मूलन पे काम करना। तो सामुदायिक संगठन की संरचना हुई, क्षमता, इसमें क्या होगा? लोगों का क्षमता वर्धन किया जाएगा, ट्रेनिंग दिए जाएगा, अलग अलग तरीके की बातों को बताया जाएगा। यहां क्षमता वर्धन का मतलब उनकी कैपेसिटी, जो गरीब दीदियों हैं उनको एक संगठन में जोड़कर, उनको एक संगठन की संरचना देकर उनको कई तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। और एक्टिविटी का इन्वॉल्व होने के बाद उनका एक्सपोजर होता है और उनका विजन बढ़ता है। और विजन बढ़ने के बाद उनको
वो अपने आर्थिक उपार्जन की तरफ इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक घरेलू महिला से एक सामाजिक महिला की तरफ वो बढ़ते चली जाती हैं, और इस प्रकार वो धीरे 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 तरह उनके क्षमता वर्धन के बाद, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप के बाद अपने आप को गरीबी से दूर करते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। इसमें कई प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी जैसे आपने देखा कि मुख्यमंत्री, आप लोग जान रहे होंगे, मुख्यमंत्री रोजगार उद्यम में के तहत जीविका से जुड़े हुए प्रत्येक दीदियों को लगभग 10-10 हजार रुपया दिया गया। वो 10,000 रुपये क्यों दिया गया? क्योंकि उस 10,000 रुपये से वो अपना रोजगार विकसित करें। तो मैं बता रहा हूं कि ये सामुदायिक, ये समझ में आ गया यहां तक कि क्या होगा, हो गया जीविका का मूल उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, लेकिन वो तरीका क्या होगा? सीबीओज के द्वारा। सीबीओज का प्रथम क्या हो गया? एसएचजी। सेकंड क्या हो गया? ग्राम संगठन। अब चलिए, अब आते हैं कि यहां पे सबसे पहले जब ग्राम संगठन का निर्माण करना होता है तो हम लोग समझते हैं कि साधारण तरीके से इसको समझते हैं। जब आप जीविका में काम करते हैं या जीविका में के कैडर होंगे या देखे होंगे अगल बगल में गांव की जो भी महिलाएं, लड़कियां जो समूह एसएचजी के मीटिंग को देख पाते हैं, जो लड़के एसएचजी के मीटिंग को देखे होंगे, ग्राम संगठन के निर्माण की प्रक्रिया को देखते होंगे, तो वो जान रहे होंगे कि ग्राम संगठन के निर्माण के पूर्व एक ट्रेनिंग होता है, एसएचजी का एक प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है। और उस प्रशिक्षण में क्या बताया जाता है? कुछ पिक्चर दिखाए जाते हैं। वो पिक्चर में क्या रहता है कि एक बकरी का फोटो रहता है। बकरी को क्या किया जाता है? एक छोटे धागे से बांधा गया। फिर दूसरे पिक्चर में हाथी होता है। अगर उसी धागे से, सेम धागे से अगर हाथी को बांधा जाएगा, वो रहेगा? तो वो ट्रेनिंग में बताया जाता है। बताओ, वो दीदी बोलती कि नहीं, ये नहीं बंधेगा, इसके लिए क्या चाहिए? मोटा सिक्कड़ चाहिए, है ना। और यहीं से वो समझाते हैं हाथी को और बकरी को कि छोटी छोटी समस्याएं जो थी वो क्या थी? बकरी थी, उसको आप रस्सी से बांध लिए। बड़ी समस्याएं क्या हुआ? हाथी हुई। इसको आप क्या कर सकते हैं? किससे बांधेंगे? तो मोटी रस्सी से बांधेंगे। तो उसी प्रकार जो आप काम कर रहे हैं, जिस दिशा में आप बढ़े हैं, उस दिशा में बढ़ने के लिए छोटी समस्याओं के समाधान के लिए क्या था? एसएचजी था, स्वयं सहायता समूह था। लेकिन जब बड़े समूह है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एसएचजी का भी समूह चाहिए, यानी एसएचजी को से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो कि है ग्राम संगठन, ठीक है। अब यही समझ में आ जाता है कि बड़ी समस्याओं के निदान हेतु, बड़ी समस्याओं के निदान हेतु क्या बनाया जाता है? ग्राम संगठन बनाया जाता है। निदान हेतु क्या बनाया जाता है? ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। मैंने ठेठ भाषा में इसको समझा दिया कि प्रशिक्षण कैसे दिया जाता था। एक प्रशिक्षण देने में बकरी और हाथी का एग्जाम्पल जीविका में के ट्रेनिंग के पार्ट है। तो ये इसी चीज को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि कई काम ऐसे होते हैं। अब बड़ी समस्या में कैसे, क्या क्या। अब पहला आते हैं, अगर आर्थिक सरोकार को हम लोग देखते हैं तो एक समूह में एक सीमित पैसा जमा होता है, ठीक है। कुछ समस्याएं कैसी होती है? जो बड़ी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक केस स्टडी आपके बीच रखता हूं, बताता हूं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। कि जीविका में मैं खिजरसराय में इमर्शन कर रहा था। विलेज इमर्शन एक प्रक्रिया होता है, जो कि आप लोग भी अगर सिलेक्ट होंगे तो यहाँ पे विलेज इमर्शन आपको कराया जाता है। गांव में 45 दिनों तक, 30 दिनों तक का रहने का प्रोग्राम आपका रहेगा, जो ताकि आप गांव में टिक सकते हैं कि नहीं टिक सकते, ये देखा जाएगा। तो वो उसमें क्या हुआ कि एक सीएम के बच्चे के साथ कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया। एक सीएम के बच्चे के साथ कम्युनिटी मोबिलाइजर जो एसएचजी को का मीटिंग करवाती है, उसके बच्चे के साथ बड़ा प्रॉब्लम आ गया। शायद ज्यादा पैसों की जरूरत थी, हेल्थ का कोई इश्यू आ गया था, याद एग्जैक्टली नहीं है, तो हेल्थ का कोई इश्यू आ गया। अब वहां एक स्पॉन्टेनियस वे में क्या हुआ कि प्रॉब्लम किसके साथ आया? सीएम के साथ आया। हेल्थ इश्यू था, पैसों की जरूरत थी, ठीक है। तो पैसों की जब जरूरत थी, सीएम हालांकि सभी समूह से का मीटिंग करा रही थी,
लेकिन ये सीएम शायद दूसरे समूह की थी, ठीक है, मतलब किसी दूसरे मीटिंग का। गांव में बहुत सारे एसएचजी थे वहां पे खिजरसराय में। जैसे ही पता चला, सभी लोगों ने तुरंत मीटिंग किया। मीटिंग कर कर सीएम को क्या किया, जो सीएम थे सभी एसएचजी ने मीटिंग किया और तुरंत आनंद फानन में आपात बैठक किया। और चूंकि वो गांव की ही सीएम जो होती है, वो गांव की महिला होती है, तो इसकी समस्या को तो हर कोई जान रहा था कि ये पिंकी देवी है और इनके बेटे के साथ ये इशू आ गया। इसको अभी इमीडिएट 50,000 रुपए की जरूरत है हॉस्पिटल के लिए। सभी समूह ने तुरंत निर्णय लिया और एक दीदी अपने नाम से पैसा निकाल ली और ये कंट्रीब्यूशन जो है इस सीएम को चला गया। सोचिए, कोई तब तक ग्राम संगठन का निर्माण नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही एक महिला की समस्या आई और समस्या जेन्युइन थी, वो चूंकि गांव की महिला थी, तुरंत उसको पता चल गया कि भाई ये पिंकी देवी का बच्चा ऐसा है, बीमार है और इसको इमीडिएट पैसों की जरूरत है, 50,000 रुपये की जरूरत थी। तो सभी समूह से लगभग वहां से किसी से 2,000, किसी से 4,000, 5,000, इस तरीके से वो निकाल कर दीदी लोग अपने ऊपर अपना स्वयं ऋण लेकर उसको प्रोवाइड करती और उन बच्चे को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, बच्चे का जान सेव हो गया, बच गया। तो ये क्या था, अगर इस केस स्टडी, ये मेरे आंख के सामने का केस स्टडी था, तो छोटी समस्या क्या थी, अगर किसी को होता तो एक समूह में कितना मदद किया जा सकता था, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 आपस में मदद होता। बड़े अमाउंट के लिए क्या करना पड़ा, ग्राम संगठन, ये यहीं से बड़े अमाउंट की जरूरत थी तो कई एसएचजी से हेल्प मिला। बड़ी समस्या, यहीं से संकल्पना, ये स्वतः स्फूर्त ग्राम संगठन की, क्योंकि संकल्पना यहां से फलीभूत होती है, ये केस स्टडी बताता है। वैसे ही जितने भी ग्राम संगठन बने यहां, सब इसी तरीके का केस स्टडी से, कई केस स्टडी से गुजरे हैं। और वहां पे बड़ी समस्या का मतलब सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक और भी कई तरह की समस्याएं निकल के आए। और इसके कारण ग्राम संगठन की जरूरत हुई कि भाई क्षमता वर्धन अगर किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डअप किया जाए, तो छोटी समस्याएं तो वहां मिल रही है, बड़ी समस्या, उससे भी बड़ी समस्या की बात आएगी तो सीएलएफ लेवल की बात आती है। तो ये कहां पे हो, यहां पर उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। और जब प्रॉब्लम कहां, जहां रिजॉल्व होता है, वहां क्या होता है, साख बनता है, उस संस्था के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा जमता है और तब वो संस्था आगे एग्जिस्ट करता है। तो यहीं पे ग्राम संगठन की बात आ गई और ग्राम संगठन का निर्माण का शुरुआत हुआ। चलिए अब आते हैं, अगर थ्योरेटिकल रूप पे आते हैं, ये तो मैंने प्रैक्टिकल बताया, अब थ्योरेटिकल रूप पे आते हैं तो ग्राम संगठन क्यों, तो पहला है अनुभवों को साझा करने के लिए मंच को तैयार करता है। अनुभव को साझा करना, अनुभव को साझा करना, एक एसएचजी दूसरे एसएचजी का अनुभव शेयर करेगा, एक केस स्टडी दूसरे केस स्टडी को शेयर करेगा, जो बदलाव उनके जीवन में आ रहे हैं अलग अलग तरीकों से, उसका अनुभव साझा करेगा। तो ग्राम संगठन में क्योंकि कई एसएचजी जुड़े होते हैं, तो ये स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों का एक मंच होगा और वो जहां वे अपने समूह के क्रियाकलापों से जुड़े अपने अनुभवों को आदान प्रदान करेंगे, ग्राम संगठन के स्तर पे कुछ सामान्य मुद्दों पर कदम उठाएंगे। ठीक है, तो गांव के स्तर पे जब अनुभव साझा होते हैं, तो गांव के स्तर पे क्या होता है, जो उस पंचायत, उस गांव, उस टोले की जो बड़ी समस्या होती है, उस पर वो लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सामूहिक ज्ञान का विकास, सृजन और नेतृत्व। तो जब आदान प्रदान होता है तब क्या होता है, यहां एक 15 दिन पर, महीनों पे मासिक बैठक होता है जहां पे विभिन्न मुद्दों पे बातचीत होती है। और यहां पे क्या होता है, बातचीत के द्वारा कई सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है और जिसमें नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए सामुदायिक आधारित संगठन में क्या हुआ, समुदाय पर आधारित संगठन है और वो जब बात करते हैं, काम करते हैं, जब अनुभव साझा करते हैं, तो उसके प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका आता है और रिजॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। जैसे इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, वहां नेतृत्व क्षमता का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और वही नेतृत्व क्षमता यहां दिखने को मिलता है।
कई एक केस स्टडी पूरी जीविका में आपको मिल जाएगा, जहां नेतृत्व क्षमता के द्वारा कई, मेरे सामने तो कई सैकड़ों उदाहरण है ऐसे। मेरे काम के दौरान सैकड़ों उदाहरण मैंने ग्राम संगठन स्तर पे देखे हैं, मोबिलाइज किया। टनकुप्पा का एग्जाम्पल है, खिजरसराय का एग्जाम्पल मैंने पहले बताया कि कैसे ग्राम संगठन जो है, जो डरी हुई थी, वहां की महिलाएं डरी हुई थी और एक बड़ा बदलाव उन्होंने कर दिया। खैर, आते हैं समूहों के बीच सहयोग विकसित करना और कमजोर समूह का सहारा। जब एक समूह अच्छा है, एक समूह क्या है, कमजोर है, तो उसको वो हेल्प करता है कि आपका मीटिंग नहीं हो रहा दीदी, सीएम आपका मीटिंग नहीं हो रहा, सीएम को क्या कहा जाता है कि भाई आप उसको, तो भैया ये दिक्कत है, उस दिक्कत के लिए क्या होता है, एक्सपोजर विजिट की बात आती है। और ग्राम संगठन अपने सभी, जब समूहों की बैठक करती है, तो बैठक जब होता है उसका, तो वहां समीक्षा किया जाता है। समीक्षा में ABCD ग्रेड दिया जाता है। जब ग्रेडिंग होता है तो किस कारण से उसका ग्रेडिंग खराब हो रहा है वो देखा जाता है। रिपेमेंट गड़बड़ है, बचत नियमित नहीं हो रहा है, कि नियमित बैठक नहीं हो रहा है। 4-5 बिंदुओं का, 5 बिंदुओं का जो मीटिंग होता है उनका, उस मीटिंग के द्वारा उसमें अंक निर्धारित हैं। उस निर्धारित अंक को देखकर समीक्षा की जाती है, और जो कमजोर समूह होते हैं, उन कमजोर समूहों को वो क्या किया जाता है, उनको इनपुट देकर उनको सुधारा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नए समूहों का गठन। नए समूहों का गठन का अर्थ क्या हुआ कि जब समूह में बैठक होती है, तो अब जो नए समूहों का निर्माण की बात आती है, उनकी बातें ग्राम संगठन तक आती है कि भाई वो टोला में हमारी तरह के भी गरीब दीदियां हैं, और वहां की दीदी लोग बोल रही है कि जैसे दीदी आप लोग मीटिंग में जाते हैं, आप लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, हमको भी करवाइए। तब यहां पे निकल के आता है ग्राम संगठन जो है नए समूहों को गठन में। ठीक है, और कैसे गठन होगा ये निर्णय लिया जाता है। सामुदायिक साधन से भी वो द्वारा किया जाएगा, ठीक है, या CCSE करेंगे या सीएम करेंगे, वो देखा जाता है। तो ग्राम संगठन के स्तर पे, क्योंकि सीएम भी SHG बना सकते हैं, उसके लिए भी इंसेंटिव होता है। CRP द्वारा जो साधन से भी हैं, उनके द्वारा भी SHG। तो वो देखा जाता है कि संख्या क्या है। संख्या ज्यादा है तो CRP को बुलाया जाएगा, संख्या कम है तो सीएम बना लेंगे कि भाई 2-4 SHG बनना है, चलो तुम लोग बना लो अपने से खुद जाके। ठीक है, लेकिन जहां पे तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने CRP का भरपूर प्रयोग किया था, क्योंकि पूरे गांव में एंट्री करना था, पूरा गांव खाली था, तो वहां CRP चला SHG बनाने में। लेकिन जब संख्याएं बढ़ गई, सभी 500-3400 ब्लॉक में चले गए, तब धीरे धीरे एक इंसेंटिव डिसाइड किया गया सीएम के लिए, और सीएम ही छूटे हुए लोगों को जोड़ लेते हैं। जैसे नई बहू आई, कुछ महिलाएं जो है छूट गई किसी कारण से कि भाई हम बाद में जुड़ेंगे, फिर उनको दबाव आया। जैसे भी 10,000 रुपया जा रहा था तो सब खोज रहे थे कि भाई हमको जो है समूह में जोड़ लिया जाए, क्या तरीका है, क्या लगेगा, पैसा लगेगा, कैसे नाम लिखाई होगा मेरा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि भाई अपने सदस्यों के सशक्तिकरण की ओर स्वयं सहायता समूह के बढ़ते कदम से अनुश्रवण का मंच तैयार कर। मैंने बोला कि सदस्य को क्या होता है, सशक्तिकरण तो होता ही है, साथ साथ में उसका अनुश्रवण किया जाता है। मैंने बोला समीक्षा की जाती है। तो समीक्षा क्या होता है, ग्राम संगठन अपना बैठक जो करता है, उस बैठक में उनका मासिक प्रतिवेदन, मंथली रिपोर्ट, प्रतिवेदन का इंग्लिश क्या होता है, रिपोर्ट। तो मासिक प्रतिवेदन, महीने का रिपोर्ट लेता है इससे, और उस रिपोर्ट के आधार पर इसको ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सा समूह ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कौन सा डी है, और उसके आधार पर जो समूह जो होता है उसका अनुश्रवण या फिर मॉनिटरिंग की जाती है। साधन, सामुदायिक सेवाओं का सामूहिक प्रबंधन। अब क्या होता है कि कुछ सामुदायिक सेवाएं हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पालना घर, कृषि उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा मुहैया कराना, बीमा होना। तो होता क्या है कि जब चूंकि समूह के स्तर पे मैसेजिंग, समूह के स्तर पे वो सारी चीजें को खरीदारी मुश्किल होती है, तो सरकार भी बहुत सारी चीजों को क्या करता है, CLF या ग्राम संगठन स्तर को आगे करती है, और फंड जो होता है वो इन लोग के द्वारा उनको दिया जाता है। ये तो सरकार की पहल हो गई। अपने स्तर पे भी अगर कंट्रीब्यूट करके कुछ ग्राम संगठन अपना जो है
सामुदायिक सेवाओं का सामूहिक प्रबंधन कर पाती है। तो जैसे मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कृषि विभाग से हम लोग जब काम कर रहे थे तो बहुत सारा उपकरण मिला, तो वो ग्राम संगठन के स्तर पे रख दिया गया। जिनको जरूरत है, ग्राम संगठन ने एक प्रबंधन का नियम बनाया कि भाई एक लॉगबुक मेंटेन होगा, और उस लॉगबुक मेंटेन होने में क्या होगा, वो दीदी अगर कोई उपकरण ले जा रही है तो उसका बाकायदा रेंट पे करेंगी और समय पे चुकाएंगी। अब इससे क्या हुआ कि एक इनकम जनरेशन की बात हुई, एक प्रबंधन नहीं हुआ कि जो उपकरण मिले, जो तो मैंने एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दिया, उसके पीछे एक कारण था कि मेरे टाइम की ये चीजें हुई थी कि ग्राम कृषि विभाग से मिला था, तो कई तरह का उपकरण मिले थे ग्राम संगठन को। तो वो क्या था, ग्राम संगठन ने उसका प्रबंधन का पूरा प्रक्रिया रखा कि भाई बात हुई कि कैसे किया जाए, कि इसको कैसे सर देंगे, कैसे भैया इसको उपयोग करेंगे। बोले भाई सभी दीदी को उपयोग करना है, सबका है ये, किसी एक दीदी का नहीं, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष का है या सचिव का या कोषाध्यक्ष ही करेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर एक लॉगबुक बना कि कौन दीदी ले जा रहे हैं, कितने घंटों को लिए ले जा रहे हैं, कितना दिन के लिए ले जाएंगे, और वो जो भी चीजें उपकरण है ले जाएंगे तो प्रॉपरली सही तरीके से पहुंचाएंगे, और एक नॉमिनल चार्ज उसमें निर्धारित किया गया था। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हुआ, प्रबंधन से जुड़ा हुआ। तो सामुदायिक के स्तर पे कुछ कार्य ऐसे थे, कुछ उपकरण थे, कुछ सेवाएं थे, उसका प्रबंधन करने का काम कहां हुआ, ग्राम संगठन के स्तर पे। अब आइए, खरीद बिक्री जैसे सामूहिक व्यावसायिक गतिविधियां। अब ग्राम संगठन के स्तर पे, चूंकि ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका प्रोक्योरमेंट का एक नॉर्म्स है, खरीदारी का एक नियम है। उस खरीदारी के नियम के तहत ये सामुदायिक खरीदारी करती है। जैसे एसएचजी के लेवल पे दरी और बक्सा जाता है, ग्राम संगठन के स्तर पे फूड सिक्योरिटी फंड जाता है। तो इन सब चीजों की खरीदारी के लिए ग्राम संगठन एक अपना खरीदारी कमेटी बनाती है, और वो खरीदारी कमेटी क्या करती है, परचेज करने का काम करती है। तो खरीद बिक्री का ठीक है का पूरा जो गतिविधि है उसको ये संचालन करती है। बड़े पैमाने पर अर्थतंत्र का फायदा उठाने के लिए कच्ची सामग्री का सामूहिक खरीद, तैयार माल को संग्रहण और फिर उनकी बिक्री की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इससे प्रबंधन की गुणवत्ता और आय बढ़ेगी। तो खरीद बिक्री में क्या होता है, कई ग्राम संगठनों ने क्या किया, एक केस स्टडी देखने को मिलता कि वो कई भुट्टे की खरीदारी कर ली, उन्होंने पैसा लगा, भुट्टा सस्ता में मिल रहा है, खरीद लिया, उसको महंगे कीमत पे बेचा, ग्राम संगठन को फायदा हुआ। कई जगहों पे क्या हुआ कि एफएसएफ खरीदारी के लिए फंड गया, और जब धान की खेती होते रहती है, धन कटनी होता है, तो उसको खरीदा जा सकता है सस्ते मूल्य पे। जब स्कार्सिटी होता है तो रेट शायद बढ़ जाता है। उसी तरीके से गेहूं के खरीदारी के लिए जब गेहूं का कटनी होता है तो वो उसको सस्ते दामों पे खरीदा जा सकता है। तो ग्राम संगठन क्या किया, उसको खरीद के उसको प्रिजर्व कर लिया, और प्रिजर्व करके जब रेट बढ़ा तो उसको निकालता। तो इस तरीके से सामुदायिक खरीदारी की बात यहाँ पे है, जिससे लाभ कमाया जा सकता है। समस्याओं को सामूहिक निराकरण एवं मुद्दों को सुलझाना। तो स्वयं सहायता समूह पे कई ऐसे जो होते हैं कि चूंकि प्रतिनिधि यहाँ पे आके बैठते हैं, तो समूह के प्रबंधन से जुड़ा हुआ कई सामाजिक समस्याएं ऐसे होती है जिस पर चर्चा होती है, और चर्चा के बाद ग्राम संगठन समस्याओं को सामूहिक रूप से निपटने का प्रयास करता है। चलिए इस पर एक केस स्टडी मैं बताता हूं। जब मैं टनकुप्पा में कार्य कर रहा था तो वहां एक ग्राम संगठन था, और ग्राम संगठन जो था वहां एक समस्या पहले समझ लेते हैं। समस्या क्या हुआ कि हम लोग उस दिन किसान दिवस मना रहे थे, विजिट करते हुए वहां से गुजर रहे थे, तो देखे कि कुछ दीदी फसल काट रही, हरा हरा फसल काट रही, रो भी रही है। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों रो रही है। एक जगह देखे, दो तीन जगह, बोले भैया क्या करेंगे, बच्चा भूखा मर जाएगा। मतलब क्यों, कैसे क्या होगा भाई, क्यों मर जाएगा भूखा भाई। तो भैया यहाँ जो है ये मेरा जमीन नहर में जा रहा है, और नहर में जा रहा है सरकार, बोले सरकार से मुआवजा मिला तो नहीं मिला। तो भाई अभी बोल के गया है ठेकेदार कि इसको हम लोग नाला, इसमें नहर खोद ये करेंगे, और मतलब नहर बना देंगे रात भर में, आप लोग अपना अपना खेत अथी कर लीजिए, काट लीजिए। तो क्या करेंगे, जानवर तो कम से कम खाएगा, बाल बच्चा तो भूखे मरबे करेगा। लिटरली रो रही थी।
दो तीन जगह जब देखे तो बोले क्यों दीदी, और चूंकि ग्राम संगठन के अध्यक्ष जो थी एक रूबी देवी नाटेकत की महिला थी, संभवतः सागर भी था, सागर भी वही नाम था, वो बोली कि हम पूछे रूबी देवी से कि भाई ये क्या दीदी, ये क्या बात है, कैसे, तो भैया ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकारी काम है, ऐसे है वैसे है। बोले क्यों, आप पता कीजिए कि मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, मुआवजा मिलेगा तब ना खेत आप दीजिएगा, जमीन दीजिएगा भाई। तो बोले ऐसी बात है, तो बोले हाँ। हम बोले चलिए भाई, ग्राम संगठन का मीटिंग हो रहा था, तो हम बात चर्चा निकला, मुद्दे पे चर्चा हो कि तो पता चला कि सभी घर का, सभी व्यक्ति का जमीन जा रहा है, लगभग हर घर से किसी न किसी का जमीन उसमें जा रहा है, और फसल किसी का 8 कट्ठा, किसी का 10 कट्ठा, मतलब इसी तरीके से कुछ कुछ था, सब लोग परेशान थे। हम बोले तो भाई इसका समस्या का समाधान आप लोग कीजिए। तो बोले क्या करेंगे भैया, ये तो सरकारी काम है, हम लोग को तो ऐसे ही ये कर देगा, ये भगा देगा मारपीट करके, पुलिस आ जाएगी, थाना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। बोले भाई आप इतने महिलाएं हैं, कितना महिला है भाई, 15 समूह है, हम लोग कम से कम 150 लोग हैं, 150 घर में, हर घर में 2-3 लोग हैं, यानी 450-500 लोगों का आपका एक ग्रुप है, ये जुड़ा हुआ है, 150 परिवार जुड़ा हुआ है, हर परिवार में 2-4-5 लोग हैं, तो भाई आप चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। तो भैया उतना मर्द गया, सब मना कर रहा था, उस सब तो बातें नहीं माना, हम लोग औरत सबका क्या बात मानेगा, मतलब पहले प्रयास तो करिए। तब थोड़ा सा उसमें सुगबुगाहट आया, और हम बोले कि जाइए आप लोग मिलकर बात कीजिए पहले जाके। तब क्या हुआ, हम बोले कि लेकिन अकेले जाइएगा नहीं, जाइएगा तो सारे महिला लोग मिलके जाइएगा। उन लोग बोले कि भैया आप भी चलिए। मतलब मैं क्यों जाऊंगा, मेरा खेत है, हम तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं भैया, हम जाके सुतेंगे, कौन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आपका काम है, आप समझिए, ग्राम संगठन की समस्या आप समझिए। नतीजा ये हुआ कि दीदी लोगों ने निर्णय लिया, और सब अपना अपना टोला से सभी समूह के लोगों को बुला लिया, और हम लोग छत पे चले गए, देखे कि जहां जेसीबी चल रहा था वहां पहुंच गए वो लोग, और उन्होंने काम को रुकवाया। और रुकवाने के बाद बजाबता वो लोग मना कर रहा था कि नहीं हम जो है अभी खोद देते हैं, बाद में पैसा आप लोग को पटना से आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि महिला लोग को बोल दिए थे कि पटना से पैसा आएगा जाएगा नहीं, ये अपना ठेकेदार है, ठेकेदार है, ये अपना बना देगा और वो अपना बिल पेमेंट करा लेगा, और आपको पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है मुआवजा का, ये भी तय है। मुआवजा का कोई प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुआ, तब वो मुआवजा मिलेगा कहाँ से। बातें महिलाएं समझ गई थी, उन्होंने, वो लोग गई, ठेकेदार ने बोला कि नहीं आपको पैसा मिलेगा, ऐसे है वैसे है। लेकिन महिला लोग अड़ गई कि नहीं भाई, जब तक हमको पैसा मुआवजा नहीं दिलवाएगा खेत का, तब तक हम सरकार को जमीन अपना क्यों दें, हमारा बच्चा भूखे मरेगा, हमारा खड़ा फसल आप ये कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ, ग्राम संगठन ने, उस सागर बीओ ने उस पूरे काम को रुकवाया, जो कि अवैध या गलत था, एक तरह से गरीबों के हित में नहीं था। तो ये जो सामूहिक समस्या जो आया, इस समस्या का निराकरण कहां से निकल के आया, ग्राम संगठन से, और मुद्दा क्या हुआ, सुलझ गया। ये केस स्टडी बताने का मेरा उद्देश्य ये था, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग जो जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं, उनको उनके समझाने के लिए, उनके समझने के लिए केस स्टडी एक जरूरी चीज होता है, उससे वो समझ पाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, संसाधन संग्रहण के लिए सामूहिक मोबिलाइजेशन, स्वयं सहायता समूह की जरूरतें पूरी करने और ग्राम के विकास के लिए ग्राम संगठन सामूहिक रूप से विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से संपर्क कर सकता है। अब क्या है कि ग्राम संगठन क्या करता है कि एसएचजी को तो बैंक लोन दे रही है, लेकिन उसका लीडर कौन हुआ, उससे अपग्रेडेड वर्जन में क्या हुआ, ग्राम संगठन हुआ। तो ये ग्राम संगठन क्या होता है, इसके प्रतिनिधि जाकर आपको वित्तीय संस्थानों से बात करते हैं, बैंक से बात करते हैं कि हमारा ये समूह का खाता नहीं खुला है, इसका खाता खोलिए, इसमें जो है इसको लोन दिया जाए, इसको लोन की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सामूहिक मोबिलाइजेशन हुआ और संसाधन का संग्रहण हुआ। सीआईएस सरकारी कोष, योजना, बैंक आदि, ठीक है, जीविका से संपर्क बना सकता है, ठीक है। तो सीआईएफ नहीं आया तो आवेदन दे सकता है कि भाई हमारा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड नहीं आया, ठीक है, कोई योजनाएं वहां चल रही है और वो योजनाओं का लाभ अगर उनको नहीं मिल रहा है उस समूह को, तो वहां पे जाकर वो बात कर सकते हैं कि भाई हमको जो है हमारे समूह को भी प्रोवाइड किया जाए सारी चीजें, ठीक है। अब आइए, ग्राम संगठन एक दबाव समूह के रूप में काम करता है, ठीक है, और ये जो है सामूहिक गोलबंदी कर नीति में उपयुक्त बदलाव के लिए पहल करने की भूमिका निभाता है। क्योंकि ग्राम संगठन का मतलब क्या हुआ, 500-600 लोग
जुड़े हुए हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर 15 समूह हैं तो 12 मिनिमम लेके चलिए कि 10 से 15 यानी 150 तो मिनिमम 10, एक समूह में कम से कम 10 परिवार जुड़े रहेंगे, 10 सदस्य होंगे। 10 सदस्य मतलब 10 परिवार, ठीक है। तो कम से कम 150 में अगर हम 3 या 4 से भी 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो लगभग 450 लोग इससे जुड़े होते हैं। तो एक दबाव समूह का ये काम करता है। मिनिमम एक बच्चा, पति पत्नी और एक बच्चा मान के चले तो, जो कि गांव में संभव नहीं है। हर परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे होते ही है, तो वो 4-5 फैमिली का हो जाता है, 4-5 लोगों का एक फैमिली होता है। तो उस कंडीशन पे आइए तो लगभग 5 से मल्टीप्लाई करे तो लगभग 750 लोग, ठीक है। तो इतना लोगों का एक दबाव समूह के रूप में वो कार्य करता है। अब आते हैं हम लोग लेखा जोखा आकलन। ये मैंने बताया कि ग्राम संगठन सभी समूहों के समीक्षा जब करता है तो वित्तीय फाइनेंशियल चीजें भी, लेखा जोखा भी देखा जाता है। उसका देखता है कि भाई एक सीएम, एक वीओ में एक सीएम होती है, तो उसका सारा बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वगैरह, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं वो ठीक से लिख रही है, लेखांकन सही से नहीं कर रही है, तो वहां पे उसका जो समीक्षा होता है वहां उसका पॉइंट कमता है, और उस पॉइंट को कमने के कारण उसको क्या होता है, ग्रेडिंग नीचे गिरता है उस समूह का। तो इससे पता चलता है कि यहां पर क्या कमियां हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई वो ग्राम संगठन क्यों कि सैद्धांतिक बातें और प्रैक्टिकल बातें, मैंने दोनों बातों को आपको समझाया। अब आते हैं ग्राम संगठन के निर्माण की पूर्व की क्रिया। चलिए, तो ये ग्राम संगठन के पूर्व की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले मैंने बताया एसएचजी, स्वयं सहायता समूह होते हैं। ये स्वयं सहायता समूह का हम लोग क्या करते हैं, यहां स्वयं सहायता समूह की में जितने भी एसी और सीसी होते हैं, स्टाफ होते हैं, बीपीएम होते हैं, ग्राम संगठन क्यों इसका प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण क्या होता है, इस प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं, M4 का ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, M4 का प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में बताया जाता है ग्राम संगठन क्यों, ग्राम संगठन की आवश्यकता क्यों। ये M4 का ट्रेनिंग सभी समूह को दिया जाता है, जिसमें मैंने बताया कि हाथी और बकरी वाला एग्जाम्पल, इस तरह के कई एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एसएचजी को पिक्चर दिखाकर, क्योंकि गरीब और अनपढ़ महिलाएं होती हैं, उनको समझाना होता है कि ग्राम संगठन का एसएचजी है ही तो ग्राम संगठन का निर्माण क्यों किया जाए। और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद क्या होता है, ये प्रशिक्षण के बाद, इसके बाद प्रशिक्षण के बाद क्या होता है, एक होता है एक्सपोजर विजिट, ठीक है। एक एक्सपोजर विजिट होता है, भ्रमण कार्यक्रम रखा जाता है, परिभ्रमण। एक परिभ्रमण का कार्यक्रम रखा जाता है। इस परिभ्रमण के कार्यक्रम में क्या होता है, हर समूह से, ये 2 तरह का होता है। उसमें क्या करते हैं ग्राम संगठन, तो ऐसे ग्राम संगठन को हम लोग लेके जाकर दिखाते हैं जो ग्राम संगठन क्या होता है, पहले से फंक्शनल था। तो वहां पर अगल बगल में जो होते हैं, इसमें हर समूह से 1-2 लोगों को 2 तरीका, या तो पूरे एसएचजी को लेकर अगल बगल में है तो भाई जाके देखिए ग्राम संगठन कैसे काम कर रहा है, या फिर दूर का ले जाना है तो हर समूह से चयनित लोगों को हम लोग चुन लेते हैं। तो पहला तो हुआ प्रशिक्षण, और दूसरा क्या हुआ, परिभ्रमण, एक्सपोजर विजिट। इसमें क्या करते हैं कि 2 या 3 लोगों को भी ले लेते हैं, और सदस्य को, जो कमजोर सदस्य हैं, जो समझना चाह रहे हैं, उनको लिए एक टीम बनाए और उनका एक्सपोजर विजिट करा दी दूसरे वीओ में, कि आप देखिए कि वीओ कैसे काम कर रहा है, कैसा वीओ। क्योंकि वो परिभ्रमण में क्या होता है कि वो सामने से देखते हैं उसके मीटिंग, उसके प्रक्रिया क्या होता है नहीं होता है, तो उनको समझ में आता है, और उनको समझ में आ जाता है कि ग्राम संगठन का निर्माण आवश्यक है। अब आते हैं, तो समझ में आ गया कि पहला पूर्व की प्रक्रिया में M4 का प्रशिक्षण, M4 का प्रशिक्षण में वीओ कॉन्सेप्ट पे उनको बता दिया जाता है ग्राम संगठन क्यों। दूसरा क्या है, उनको और थोड़ा इनहांस करने के लिए परिभ्रमण भी कराना चाहिए, एक्सपोजर विजिट भी कराना चाहिए। और
इसमें ट्रेनिंग कौन देंगे? M4 का सीसी और एसी कौन देंगे? सीसी और एसी देंगे। कहीं कहीं सीआरपी, अगर सीआरपी वीओ बना रहा है या बना रही है, सीआरपी वीओ बना रही है, तो सीआरपी भी प्रशिक्षण देंगे। उनको फ्लिप चार्ट होता है वो दे दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, फिर वो कई तरह के डेमो दिखाकर, ठीक है। और ये प्रशिक्षण की अवधि क्या होती है? ये प्रशिक्षण की अवधि क्या होती है? नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा इसको। प्रशिक्षण की अवधि 2 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 2 दिनों की प्रशिक्षण अवधि होती है M4 की, ठीक है। जिसमें लीडरशिप तक बताया जाता है, ग्राम संगठन क्यों, लीडरशिप कैसा होना चाहिए, वो सारा चीज इनको बता दिया जाता है। चलिए हम लोग आते हैं, प्रशिक्षण देंगे कौन? एसी, सीसी, सीआरपी, कोई भी दे सकता है। जो वीडियो बनाने की प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो देंगे, ठीक है। कहीं की यहां तक में किसी को दिक्कत? तो ये हुआ पहला कदम हम लोग का, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टेप, ठीक है, कि चलिए 1 सीसीएससी प्रशिक्षण देंगे, सीआरपी देंगे, ठीक है। 2 दिनों की अवधि, इसको समझ लीजिए। 2 दिनों का प्रशिक्षण होगा, किस पे होगा? ग्राम संगठन की अवधारणा पे, ठीक है। जिसमें 2 दिनों में पूरा लीडरशिप तक का ट्रेनिंग दे दिया जाता है। चलिए यहां तक आप याद रखेंगे। अब आइए कि अब क्या होता है कि जहां पे ग्राम संगठन बनाना है, जहां उसका निर्माण करना है, ठीक है, वहां क्षेत्रीय समन्वयक और या सीसी जो है, एसी और सीसी, प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को फायदे के बारे में चर्चा शुरू कर देता है। क्षेत्रीय समन्वयक और सामुदायिक समन्वयक ऐसी चीजों का वादा ना करे जिससे वो पूरा ना कर सकते हो। ये प्रिकॉशन लेना है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बात करने लगे, अरे भाई आप तो एकदम सरकार ही बदल दीजिएगा, ग्राम संगठन बनने से ये फायदा हो जाएगा आपको, बैंक जो पैसा नहीं दे रहा है अभी, लाख रुपया दे रहा है, 50 लाख रुपया आपको देना शुरू कर देगा। ऐसा कोई वादा नहीं करना है, ये प्रिकॉशन लेना है। जो चीजें ग्राम संगठन के स्तर पे संभव है उन्हीं का चर्चा करना है, ठीक है। और मैंने बताया कि चर्चा प्रशिक्षण के बाद नजदीक के जो नजदीक का जो है उसको एक्सपोजर विजिट करा देते हैं, ठीक है। एक गांव में 2-3 इच्छुक जो सदस्य हैं उनको सुनियोजित ढंग से ग्राम संगठन के का विजिट हम लोग कराते हैं। चलिए अब आते हैं भ्रमण के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रशिक्षण के बाद जो है एक समूहों की सूची तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार करते हैं? समूहों की। कौन कौन ग्राम संगठन एलिजिबल है ग्राम संगठन में कौन कौन स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये इसकी सूची तैयार हो जाती है। अब आते हैं सेकंड स्टेप। जब सूची तैयार हो गई तो अब बुलाते हैं जीवी, जनरल बॉडी मीटिंग। क्या बुलाते हैं? जीवी, सामान्य साधारण सभा। बीपीएम, एसी, सीसी, गांव में जितने भी उस गांव में जो एसएचजी बनना, जो एसएचजी बना हुआ है, जो ग्राम संगठन से जुड़ेगा, सब जगह मैसेज चला जाता है कि आपको क्या करना है। नियत स्थान, नियत समय, नियत दिन आपको आना है और सभी लोग आएंगे। यह होगा पहली आम सभा, पहली जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें सभी समूह के सभी सदस्य पहुंचेंगे। वहां क्या होगा? वहां ग्राम संगठन के निर्माण और उद्देश्य पे चर्चा होगी। यहां पर पूरा उस जब मीटिंग होगा तो क्या होगा? एजेंडा होगा, ठीक है। और जीवी में क्या होगा? जीवी का मतलब क्या हुआ? साधारण सभा। पहले साधारण जनरल बॉडी मीटिंग, ध्यान रखिएगा। पहला क्या होगा? कहीं भी सीएलएफ का निर्माण हो, वीओ का निर्माण हो, सभी जगह यही जनरल बॉडी मीटिंग हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। जनरल बॉडी मीटिंग बुला लेंगे। जनरल बॉडी मीटिंग जीवी में क्या होगा कि आप
एक बार बुलाएंगे, साल में एक बार बुलेगा, बाद में भी आता है साल भर बाद, वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन निर्माण के पूर्व पहला बार आ गया। और इस पे जब मीटिंग होगा तो क्या होगा, एजेंडा होगा। क्या होगा, ठीक है, मीटिंग होगा तो क्या होगा, एजेंडा होगा। इसमें कई एजेंडा को रखा जाता है और ये एजेंडा यहां लिखा हुआ है। पहला एजेंडा है ग्राम संगठन का उद्देश्य एवं निर्माण। दूसरा है प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को 2 या 3 पदाधिकारी, एक कार्यकारिणी का गठन, ठीक है, प्रतिनिधियों का चुनाव। पहला क्या हुआ, उद्देश्य और निर्माण, जीवी का एजेंडा, साधारण सभा का एजेंडा, ग्राम संगठन का उद्देश्य और निर्माण, स्वयं सहायता समूह में कार्यकारिणी समिति का गठन का, फिर प्रतिनिधियों का चुनाव का एजेंडा है रहेगा इसमें। फिर क्या रहेगा, हिस्सा पूंजी सदस्यता शुल्क पे चर्चा होगी, बारे में बताया जाएगा उनको। मासिक बचत पे चर्चा होगी, ग्राम संगठन के नियम और कायदों पे चर्चा होगी, ठीक है। अब चूंकि साधारण सभा में उस सारी बातों को चर्चा कर देना चाहिए ताकि सभी को मैसेज सभी समूह को मिल जाए। तो हम लोग इसको पूरी तरीके से फिर से समझते हैं एक बार कि एजेंडा हर मीटिंग का एक एजेंडा होता है। तो यहां जीबी का एजेंडा क्या होगा, पहला उद्देश्य, निर्माण का उद्देश्य बता दिया जाएगा, उसमें प्रतिनिधि का गठन की मीटिंग होगा तो प्रतिनिधि कैसे होंगे, कार्यकारिणी का गठन कैसे होगा, प्रतिनिधियों का चुनाव आप कैसे करेंगे, चूंकि जैसे समूह में एसएचजी और बीओ में अध्यक्ष, एसएचजी में अध्यक्ष सचिव होते हैं, कुछ यहाँ कौन कौन से पदाधिकारी होंगे। फिर आइए कि हिस्सा पूंजी या सदस्यता शुल्क पे चर्चा होगी, ठीक है, स्वयं सहायता मासिक बचत पे चर्चा होगा, नियम कायदे कानून पे चर्चा होगा। अब आइए कि प्रखंड परियोजना प्रबंधक जो है, क्षेत्रीय जो है समन्वयक, सामुदायिक समन्वयक, ये क्या करेगा, पहली कार्यकारिणी की बैठक में संचालन का नियमावली का निर्माण करता है। और ये जो होगा बीपीएम एसीसीसी जो स्टाफ होंगे वो मात्र उत्प्रेरक होंगे। क्या होंगे, अब जैसे ग्राम संगठन चलेगा कैसे, तो पहला कार्यकारिणी की मीटिंग में, जीवी मीटिंग में, जीवी से सारा चर्चा हो गया। जब कार्यकारिणी, बाद में चर्चा करेंगे कार्यकारिणी की मीटिंग के बारे में, बताएंगे कार्यकारिणी क्या होता। तो कार्यकारिणी में वो क्या करेगा, वो नियम कायदे कानून की चर्चा होगी, और वहां वो उत्प्रेरक, चूंकि आप जान लीजिए कराइएगा आप ही, हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन कहीं भी आपको शामिल नहीं होना। तो यहां भी कार्यकारिणी के मीटिंग में बीपीएम एसीसीसी उसका जो नियमावली होगा, नियम संचालन, जो कैसे कैसे ग्राम संगठन कार्य करेगा, उस पर मुहर लगेगी और सब लोग साइन कर देंगे और ये लोग बताएंगे कि ये रूल्स होना चाहिए दीदी आपके ग्राम संगठन में, और उसी हिसाब से उसका नियमावली बनेगी। तो ये क्या हो गया, उत्प्रेरक, यानी डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होके सिर्फ वो उत्प्रेरक का काम करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब आइए कि पहला एजेंडा को हम थोड़ा समझते हैं, ग्राम संगठन का उद्देश्य एवं निर्माण, जो कि पहले भी हम चर्चा कर दिए। एजेंडा, जितने भी एजेंडा मैंने बताया उसको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं कि उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। क्या है, गरीबी उन्मूलन। क्लियर, गरीबी उन्मूलन कैसे होगा, सामुदायिक आधारित संगठन पे के आधार पे, ठीक है। अब आइए दूसरे मुद्दे पे, ग्राम संगठन इसी मीटिंग में यहां पे जब सुनिश्चित किया जाएगा, इसी का दूसरा पार्ट क्या, ग्राम संगठन का नाम, बैठक की स्थिति एवं स्थान, इस पे चर्चा होगी, ठीक है। अब आइए कि ग्राम जब होगा तो ग्राम संगठन का नाम वहां पे जो जीबी मीटिंग में निर्धारित किया जाएगा कि नाम क्या रखा जाए दीदी, जैसे एसएचजी का नाम जैसे रखा गया खुशबू स्वयं सहायता समूह, वैसे ही ग्राम संगठन का नाम क्या रखा जाए। तो यहां पर इसका नामकरण होता है, लोग बताते हैं कि भाई ये तो उस पर वोटिंग किया जाता है। नाम, जो नाम निकल के आता है, किसी ने कुछ बोला, एक्स बताया, किसी ने वाई बताया, किसी ने जेड बताया, और उस पर वोटिंग की जाती है। अगर सभी एक सहमति बन गई तो देन ओके, अगर सहमति नहीं बना तो उसको हाथ उठाकर वोटिंग करा लिया जाता है, और सबसे ज्यादा नाम का जिसका सपोर्ट होता है उसको यहां नाम दे दिया जाता है। और नाम का पैटर्न क्या होता है, जैसे कोई नाम हीरा है, हीरा जीविका ग्राम संगठन,
यानी जीविका जुड़ गया। जैसे मान लिया जाए नाम रखाया हीरा, हीरा जीविका ग्राम संगठन, ठीक है, ये इसका नाम का नामकरण का तरीका रहेगा। यानी नाम के बगल में क्या लिखा जाएगा, जीविका, उसके बाद ग्राम संगठन, ये जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो नाम का डिसाइडेशन कैसे होता है, या तो सर्वसम्मति से या तो वोटिंग से। ठीक है, अब बैठक की स्थिति एवं स्थान, बैठक कब होगी, कहां पे होगी, कौन से दिन होगी, डेट, ये डेट डिसाइड किया जाता है। भाई 15 तारीख को होगा, 14 तारीख को होगा, 12 तारीख को होगा, महीना की इस डेट को होगा, ये डिसाइड कर लिया जाता है। और दूसरा स्थान कि कहां पे होगा, कोई खास दीदी के पास होगा या फिर कोई खास जगह पे होगा। तो आमतौर पे इसके लिए सार्वजनिक जगहों को चुना जाता है जहां आसानी से लोग आ सके, तो वो सहमति भी वोटिंग के द्वारा बन जाता है। सारा चीज निर्णय सर्वसम्मति या वोटिंग से होगा। डेट भी वैसे ही रखाएगा, ये भी वैसे ही रखाएगा। ठीक है, अब मीटिंग जो होता है वो दो तरीके का मीटिंग, आर्थिक और समीक्षात्मक। मीटिंग जो होगा क्या होगा, आर्थिक और समीक्षात्मक। समीक्षा में क्या होता है, मैंने पहले बताया, कैडर की समीक्षा, उप समिति की समीक्षा, साथ साथ एसएचजी की समीक्षा, स्वयं सहायता समूह की समीक्षा। ठीक है, जितने भी तरह का कार्य एसएचजी के स्तर पे होते हैं, उस सबों को समीक्षा यहां पे किया जाता है समीक्षात्मक बैठक में। आर्थिक बैठक में फिनेंशियल जो है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, पैसों का लेन देन, कोई मांग आया, कोई किसी ने भुगतान किया, वो सारा चर्चा आर्थिक वाले में होता है। फिनेंशियल एक्टिविटी, लेन देन, ऋण वापसी, सीआईएफ, ठीक है, जितने भी तरह का जो लेन देन हो रहा है, जितने भी राशि का लेन देन हो रहा है, सारा यहां होता है। और दोनों में मीटिंग मिनट्स लिखे जाते हैं। और ये जो ग्राम संगठन का बैठक कौन करवाएंगे, बीके। कौन करवाएंगे, बीके। बीके को क्या बोलते हैं, बुक कीपर। कौन करवाएंगे, बुक कीपर। स्वयं सहायता समूह का सीएम कराते हैं, ग्राम संगठन का कौन करवाएंगे, बीके। ठीक है, बुक कीपर। ठीक है, अब आइए मीटिंग कैसे होगा, मीटिंग का नाम, ग्राम संगठन का नाम, बैठक की स्थिति कैसे चयनित होगा। आम सभा में जो आए हैं लोग, वहां वोटिंग के द्वारा होगा या सर्वसम्मति से हो जाएगा। ठीक है, मीटिंग दो तरह का, आर्थिक और समीक्षात्मक होगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं हम लोग सदस्यता कि कौन कौन सा एसएचजी इसका सदस्य बना। जो भी पंचसूत्र का पालन करता है वो सारे समूह इसमें जुड़ेंगे, लेकिन एक सरकमस्टांस है कि 3 से 4 माह पुराना होना चाहिए। ठीक है, पंचसूत्र पालन करने वाले, मैंने मेरे शॉर्ट्स में पंचसूत्रा क्या है वो आ चुका है, उसको आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। पंचसूत्रा से क्वेश्चन हो भी सकता है। तो पंचसूत्र का पालन करने वाले जो भी समूह हैं, जो 3 से 4 माह पुराना है, वो सारे समूह ग्राम संगठन के पार्ट होंगे, जुड़ सकते हैं, सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए, अब तो ये आया कि जीविका में जो जुड़े हुए एसएचजी थे उनके लिए, जो जीविका से बाहर के एसएचजी थे, बहुत सारे डब्ल्यूडीसी के एसएचजी वगैरह भी थे, या धान फाउंडेशन, या कई तरह के जो पहले एनजीओ काम कर रहे थे, उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया था। वो समूह कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने, जीविका ने अधिग्रहित कर लिया था, एक एमओयू हुआ था, सारे समूह को अधिग्रहित किया गया। अब उनको ग्राम संगठन से जोड़ना है, तो उनका उद्देश्य जीविका के उद्देश्य से मिलता होना चाहिए। यानी जीविका का उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य, तो उनका भी सदस्य गरीब और अति गरीब हो, उसके सदस्य क्या हो, गरीब और अति गरीब हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ अमीरों का ग्रुप भी बनता है, वो नहीं, गरीब और अति गरीब एक ही गांव के समूह हो, उसी गांव में जहां ग्राम संगठन बन रहा है उसी गांव का है, तो वहां उस समूह में जुड़ सकते हैं। यानी कि उद्देश्य सेम होना चाहिए, जो सदस्य है गरीब और अति गरीब होने चाहिए, और महिला, पुरुष नहीं, महिला। ठीक है, और उसी गांव में जहां ग्राम संगठन बना हुआ उसी गांव में वो हो। यहां तक क्लियर।
यानी जीविका से इतर भी जो एसएचजी है वो भी ग्राम संगठन से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वो जीविका के उद्देश्य को फॉलो करे, गरीब और अति गरीब महिलाएं हो, उसमें उसकी महिलाएं जुड़ेगी, उसी का स्वयं सहायता समूह रहना चाहिए और एक ही गांव के समूह उसी गांव का हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब एसएचजी में जो की संख्या जो होगी, एक ग्राम संगठन में न्यूनतम 8 होगा, एक ही गांव का होगा, आपसी सहमति के आधार पर दूसरे गांव के समूहों को भी शामिल किया जा सकता है। अब आते हैं कि एक ही गांव का 8, न्यूनतम 8, कहीं कहीं जब दिक्कत रहती है तो विशेष स्थिति में 5-6 पे भी बना है ग्राम संगठन, लेकिन बाद में उसको एसएचजी बनाकर 8 हम लोग पुराने की कोशिश करते हैं। तो ऑफिशियल डेटा के अनुसार, ऑफिशियली आपको जब पूछा जाए कि भैया में न्यूनतम एसएचजी क्या होंगे, तो 8 ही आप बताएंगे। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, उसको ध्यान में ना देंगे। और वो क्या होगा, एक ही गांव का होगा, लेकिन दूसरे गांव का अगर कोई अगल बगल का गांव ऐसा है कि जो बगल में है, और अगर उस गांव का जो अन्य एसएचजी बहुत ज्यादा दूर है, ये ग्राम संगठन इसके निकट है और दूसरा ग्राम संगठन उसको 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, ये ग्राम संगठन 1 किलोमीटर पड़ रहा है, तो वो ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि वहां जाना थोड़ा उनके लिए असहज होगा। तो एक बगल के गांव में जहां निकट है, डिस्टेंस निकट है, वहां ज्वाइन वो कर सकते हैं। तो वहां क्या होगा, आपसी सहमति के द्वारा दूसरे गांव के सदस्य एसएचजी को भी सदस्यता दिया जा सकता है। क्लियर? पहला बता दिए जीविका के संदर्भ में, जीविका के एसएचजी पंचसूत्रा का पालन करे, 3 से 4 माह पुराना हो। ठीक है, संख्या क्या होगा, 8 होगा। जीविका से इतर होगा तो जीविका का उद्देश्य का फॉलो करे। दूसरी बात क्या करे कि गरीब और अति गरीब महिलाओं का हो, एक ही गांव का हो। चलिए, तीसरा विकल्प क्या हुआ, संख्या पर आधारित है कि एसएचजी में न्यूनतम संख्या 8 है, एक ही गांव का हो, आपसी सहमति से दूसरे गांव को तैयार कर सकता है। चलिए अब आते हैं सदस्यता शुल्क। प्रति सदस्य 10 रुपए का सदस्यता शुल्क है। कितना है, यानी कि आप समझ लीजिए कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक समूह है, उसमें 12 सदस्य हैं, एक समूह है जिसमें 11 सदस्य हैं, तो प्रति सदस्य 12 सदस्य हैं तो 120 रुपए यहां से सदस्यता शुल्क आएगा, यहां से 110 रुपए सदस्यता शुल्क आएगा। ठीक है, अगर किसी एसएचजी में कितना है, 10 दीदी जुड़ी हुई हैं तो यहां से 100 आएगा सदस्यता शुल्क। ये सारा सदस्यता शुल्क एसएचजी लेवल पे लोग कलेक्ट करेंगे और ग्राम संगठन में लाके जमा करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? सदस्यता शुल्क कितना है, समझिए नाम लिखाई है, और क्या है, 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया प्रति सदस्य है, यानी 12 सदस्य होंगे तो एसएचजी कितना पैसा वसूल करेगा, 120। 11 सदस्य हैं तो 110, 10 सदस्य हैं तो 100। क्लियर? अब आइए अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या है, अंश होता है शेयर। आप शेयर की बात सुने होंगे कि भाई किसी कंपनी का शेयर, ये वो ऐसे, यहां भी अंश है, वही शेयर है, और एक शेयर का मूल्य कितना है, 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया। और प्रति सदस्य 10 शेयर को खरीदने का प्रावधान है, सबको बराबर बराबर, यानी 10 गुने 10 100, यानी अंश पूंजी के रूप में 110 रुपया जमा करेंगे। ये तुरंत नहीं लिया जाता, सदस्यता शुल्क पहले, चूंकि दीदियों में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अंश पूंजी की चर्चा करते हैं, लेकिन अंश पूंजी कुछ दिनों के बाद लोग वसूलते हैं, ग्राम संगठन बनने के कुछ दिनों के बाद वसूलते हैं। और इसके पीछे का ये होता है, ग्राम संगठन जब आर्थिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होता है और जब लाभ आता है तो बराबर रखने के पीछे रीजन होता है कि लाभांश सबको बराबर जाए। जब लाभ साल के अंत में बंटने की बात होगी तो मान लिया जाए एक ग्राम संगठन को 1 लाख रुपए साल में आमदनी हुई और उसने कहा कि 10% हम पैसा बांटेंगे, 10% लाभांश को हम लोग खर्च करेंगे, मतलब दीदियों में लौटाएंगे। तो भाई शेयर पूंजी जो लोग जमा किए हुए हैं 10-10 शेयर खरीदे, उसके हिसाब से इवेल्युएट करके उनको पैसा उतना दे दिया जाएगा, उनको वो लाभांश मिला। कि अंश पूंजी आएगा तो इसके साथ क्या जुड़ा है, लाभांश। जो भी शेयर और कैपिटल समझते होंगे, पढ़े होंगे, उनको अंश और लाभांश समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं
तो शेयर खरीदने के बाद क्या होता है, कंपनी रिटर्न में क्या देती है, आपको लाभांश देती है, अपने लाभ का आपका जो हिस्सा होता है वो देती है। तो वैसे ही इनका 100 रुपया है तो 100 रुपया के इक्विवेलेंट जो इनका लाभांश मिलेगा इनको दिया जाएगा। अब आइए मासिक बचत, ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि मासिक बचत करना है कि नहीं करना है। कहीं कहीं लोग करते हैं, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। ठीक है, एक है एचआरएफ हेल्थ रिस्क फंड स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, एक एफएसएफ है फूड सिक्योरिटी फंड खाद्य सुरक्षा निधि। अभी ये चीजें बदल गई है, इसको समझ लीजिए, लेकिन फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एचआरएफ हेल्थ रिस्क फंड स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, एफएसएफ फूड सिक्योरिटी फंड। ठीक है, पहले इस पे 5 रुपया वसूला जाता था, लेकिन अब चेंज हो गया, अब आ गया वीआरएफ वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड वैधता न्यूनीकरण निधि। अब इसमें 1.5 लाख रुपया जाता है। कितना जाता है, 1.5 लाख रुपए की राशि ग्राम संगठन को दी जाती है, जिसमें अगर SC ST का SHG है ग्राम संगठन है, जिसमें 40% अगर SC ST है, कितना है 40% अगर SC ST है, तो वो माना जाता है कि वो जो समूह है वो कैसा है, वो ग्राम संगठन कैसा है, वो मोटा मोटी वो ग्राम संगठन गरीबों का ग्राम संगठन है, SC ST का ग्राम संगठन है। गरीब तो सभी है, SC ST का ग्राम संगठन है। तो इस SC ST के ग्राम संगठन में ऐसे यहां पे क्या होता है, सामान्य में क्या होता है कि 1 लाख रुपया 50,000 रुपया, 50,000 रुपया हेल्थ रिस्क फंड में यूज किया जाता है और 1 लाख रुपया एफएसएफ में यूज किया जाता है, मतलब फूड सिक्योरिटी फंड में यूज किया जाता है, एचआरएफ में यूज किया जाता है, ये जो कि मिलकर 1.5 लाख रुपए हो गया। SC ST का रहेगा तो माना जाता है कि भाई SC ST ज्यादा गरीब हैं, अति गरीब हैं, ज्यादा वल्नरेबल है, उनको खाने का भी मांदा होता है, खाने का भी दिक्कत हो सकता है, तो वो 1.5 लाख रुपए तक को के फंड को एफएसएफ के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि अब एचआरएफ एफएसएफ दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, वीआरएफ बना दिया गया। वीआरएफ में कितनी राशि जाती है, 1.5 लाख रुपए की राशि जाती है। कितनी जाती है, 1.5। लेकिन अगर SC ST का ग्रुप है जहां 40% जिस VO में 40% लोग SC ST हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, तो उनको माना जाता है वो गरीब और अति गरीब होंगे। तो वहां पर जो 1.5 लाख रुपए के, तो माना जाता है कि वो ज्यादा गरीब है, उनको खाने का भी दिक्कत होता है, क्योंकि उनके पास खेत नहीं है, रहने का जगह नहीं है, तो हो सकता है कि वो 3-4 महीने बड़ा जबरदस्त दिक्कत में रहे। तो 1.5 लाख की राशि उस ग्राम संगठन में एफएस फूड सिक्योरिटी फंड में यूज कर सकते हैं, यानी कि खाने का सामान 3-4 महीने के लिए खरीदेंगे, दीदी में बटेगा, और फिर जब 3-4 महीने उनके जब आमदनी का आएगा तो वो पैसा फिर लौटा देंगे ग्राम संगठन को, जहां उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, उनको कम पैसे पे मिल जाता है। लेकिन जहां ये SC ST वाला ग्राम संगठन नहीं, वहां 1 लाख रुपया इसमें से एफएसएफ पे अब 50,000 रुपया एचआरएफ में यूज करेंगे। चलिए ठीक है, आज क्या क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लासेस में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे, और तब तक आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। ग्राम संगठन की संकल्पना पूरी तरीके से खत्म होने में एक और वीडियो लगेगा, उसके बाद हम लोग तुरंत CLF कॉन्सेप्ट में आएंगे। फिर जीविका का जितना भी टॉपिक है आपको धीरे धीरे प्रोवाइड होते चला जाएगा। लेकिन आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब व्यू वाले ही लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको सूचना कहां से मिल सकेगी। आप सूचना नहीं मिलेगी तो फिर आप तैयारी में थोड़ा पीछे होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबों से है कि आप लोग अपना सब्सक्राइब भी, जिस तरीके से 22,000 लोग देखे हैं, तो अगर 22,000 लोग सब्सक्राइब भी कर दें तो ज्यादा अच्छा हो, ताकि सभी लोगों तक हमारी पहुंच बन सके। हमारे साथ नई सूचनाएं, जो सूचनाएं हैं, चाहे वो जीविका से जुड़ा हुआ हो, चाहे अन्य कुछ भी वीडियो जाएगा, जो आपको सूचना मिलेगा, जो कि आपके लिए फायदेदायक होने जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।